हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सक्सेस पॉइंट बाड़मेर के इस यूट्यूब परिवार में। साथियों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है राजस्थान के टॉपर हंसराज पुरी। कुछ दिन पहले अध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ था और उसमें सक्सेस पॉइंट बाड़मेर के ही ऑफलाइन विद्यार्थी हंसराज पुरी ने पूरा राजस्थान टॉप किया है, यानी कि फर्स्ट रैंक के साथ। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल, बहुत सारी शंकाएं हमें यूट्यूब के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मिली थी। तो अगर आपका भी सपना है कि इस भर्ती में हम सेलेक्ट हो जाएं, तो आपके जो सवाल हैं, यानी कि कितने घंटे रोज पढ़ने चाहिए, कितने समय तक तैयारी करनी चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, तमाम जो सवाल है उन सभी का जवाब जो है वो आज हंसराज पुरी के माध्यम से यहां से दिया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कीमती रहेगा। इस वीडियो का एक एक मिनट आप लोगों को देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं बुलाना चाहूंगा हंसराज पुरी को। तो आइए, आपका स्वागत है। कैसे हो आप? सबसे पहले तो ये बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। आप कैसा फील कर रहे हो रिजल्ट आने के बाद? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, कूल, है ना? तो अपन ने कुछ दिन पहले यूट्यूब पे एक पोस्ट की थी जी। और उस पोस्ट में ये पूछा था कि आपके कौन कौन से डाउट हैं जी। वो सारे डाउट जो है वो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने वो कमेंट के माध्यम से अपने जो जितने भी जिज्ञासाएं थी उनकी, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो कमेंट के माध्यम से उन्होंने किए हैं। तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज हंसराज पुरी जी देने वाले हैं। तो करिए आप शुरुआत। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। तो सर ने जैसे इंट्रोडक्शन दे ही दिया कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, जिनकी हमने कोशिश की कि जवाब दे सकें। देखते हैं आपके क्या क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन अमूमन ज़्यादातर यही रहता है, अध्यापक भर्ती के लिए एक अच्छी तैयारी के लिए कितने घंटे रोज और कितना समय? मेरे हिसाब से अध्यापक भर्ती के लिए 1 से 1.5 वर्ष तो देना ही चाहिए। 1.5 वर्ष इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक जर्नी होती है। एक जर्नी होती है भर्ती, कोई भी भर्ती परीक्षा होती है, उसको समझने में, उसे पहचानने में, पूरा बेस बनाने में 1.5 वर्ष। मैंने भी लगभग मई 2024 में ज्वाइन की थी। मई 2024 मैंने मेरे कंप्यूटर फील्ड की शुरुआत लगभग मई 2024 से ही की थी। मई 2024 में मैं कोचिंग से जुड़ा था। उससे पहले इतनी नॉलेज थी नहीं कंपटीशन के बारे में, ना कोई पहले एग्जाम दिया था। मई 2024 से लगाकर जनवरी 2026 तक लगभग 18-20 महीने होते, उतनी तैयारी थी। जनवरी 2026 तक 18-20 महीने होते, तब तक उतनी तैयारी थी और तैयारी बढ़िया रही। मेरी फर्स्ट रैंक आ गई। अब मेरी क्या जर्नी रही उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे मेरे हिसाब से अच्छी तैयारी के लिए कम से कम 1.5 वर्ष देना चाहिए। अगर आपका बेस बहुत अच्छा पहले से ही बन चुका है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है जीके की, आपको बहुत अच्छी अप्रोच है क्वेश्चन के प्रति, आप किसी और भर्ती की तैयारी करते हैं, अब आपके पास डिग्री और अब आप इसकी तरह आना चाहते हैं, तो आप मिनिमम टू मिनिमम 8 से 10 महीने तो मिनिमम 8 से 10 महीने आपको समझने में लग ही जाते हैं। अरे आपको जीनियस होते हैं जो कम टाइम में कर लेते। फिर भी नॉर्मल स्टूडेंट, मैं मेरी बात करूं, जैसे जनरल स्टूडेंट को जिसका बेस बढ़िया बन चुका है, उसे 8 से 10 महीने, बिल्कुल बेस नहीं बना उसे 1.5 से 2 वर्ष एक भर्ती को देनी चाहिए। जो एक भर्ती आपका जीवन साकार कर रही है, आपके माँ बाप की मेहनत को आगे ले जा रही है, आपका जीवन सफल बना रही है, उसे इतना टाइम तो देना ही चाहिए। जितना एक डिग्री को समय मिलता है, जितना आपके एक जनरल डिप्लोमा को समय मिलता है, उसी प्रकार की जर्नी कंपटीशन फील्ड। तो कितना? 1.5 से 2 वर्ष नए व्यक्ति के लिए बढ़िया बेस बना होगा। 8 से 10 महीने, कम ज्यादा आप पे निर्भर करता है। रोज कितने घंटे? मेरा मानना ये है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने रखिए, पर जनरल आइडिया के अनुसार कोचिंग खत्म होने के बाद मैं 10+ घंटे की ट्राई करता था। दिन में 10 घंटे निकाल लो, एवरेज 10 घंटे। ऐसा भी हुआ है कभी कोई काम पड़ जाता, मैं घर पे ही रहता तो 8 घंटे, और ज्यादा होते तो 12 घंटे भी हो जाते। फिर अमूमन 10 घंटे की मैं कोशिश करता था। 10 घंटे हो जाए तो फिर एक सेटिस्फैक्शन मिलता था कि हो गए, जितना हम गोल लेके गए उतना गोल पूरा हो गया। और कोचिंग चलते वक्त लगभग 14 महीने कोचिंग चली, तब 6 घंटे
इस 6 घंटे को भी 2 पार्ट में, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग 3 से 4 घंटे, शाम को 2 से 3 घंटे। इन दोनों में जनरल रिवीजन ही होता था जो क्लासेस में हुआ। आफ्टरनून में क्लासेस चलती थी 4 से 5 घंटे जनरल रिवीजन। ये लगभग एवरेज मिला के सब 10-12 घंटे ही होता है। एक सिंसियर विद्यार्थी 10 से 12 घंटे दिन में पढ़ लेता है, भले कोचिंग इंक्लूड करे ना करे। 10-12 घंटा अगर वो 1-1.5 वर्ष पढ़ता है तो उसका बेस बहुत बढ़िया बन जाता है, कंपटीशन उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, फिर उसे इतना हार्ड नहीं लगता, उसमें कभी मन में खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने तैयारी की है, 1-1.5 वर्ष दिया है, बेस बढ़िया बन रहा है, अच्छे से मैं कर रहा हूँ। तो डेली आपको 10 घंटे और मिनिमम 6 घंटे, बात मिनिमम की करूं। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें अपनी पारिवारिक स्थितियां बढ़िया नहीं होती, उन्हें कुछ काम वगैरह करना पड़ता है, समय दे ही नहीं पाते, वो 6 घंटे तो दीजिए जब तक आपकी भर्ती दूर है। भर्ती 1-1.5 साल दूर है, 6 घंटे तो आप दीजिए। जैसे कोचिंग में देते हैं 6 घंटे आप सिर्फ स्टडीज को रिवीजन दीजिए, बेस नोट्स ले लीजिए 6 घंटे। और जब आपकी भर्ती नजदीक हो, 8 से 10 महीने रहे, तब उसे और इंक्लूड और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, नींद वगैरह पूरी रखने के साथ। ऐसे नहीं कि आप दिन में 10 घंटा कार्य कर रहे हैं, फिर 6 घंटे ही पढ़ाई, फिर 4 घंटा और कुछ कर लिया, सिर्फ 3 से 4 घंटे सो रहे हैं। ऐसे में दिमाग खराब हो जाता है। बाकी आपको जनरली 6 घंटे तो देने, जिसकी वर्क लाइफ चल रही हो, जिसका बेस बहुत बढ़िया बन चुका है, अब उसे बस भर्ती आने के टाइम वो अगर वो सीरियस होना चाहता तो 6 घंटे दीजिए। बाकी 10 घंटे मेरा रिकमेंडेशन है जनरल व्यक्ति को। मेरा रिकमेंडेशन, अगर कोई मुझसे सीधा इतना ही पूछेगा कि अगर मैं दिन में पढ़ना चाहूँ तो कितना पढ़ूँ, मैं कहूँगा 10 घंटे। ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनकी और भी बढ़िया, उनकी कैपेसिटी है। मेरी 10 घंटे के करीब थी, इसलिए मैं 10 घंटे लेके चला। अगला प्रश्न, ऑनलाइन ऑफलाइन। बहुत बार ये क्वेश्चन आया कि ऑनलाइन करे कि ऑफलाइन। दोनों ही बढ़िया, ऑनलाइन भी बढ़िया, ऑफलाइन भी बढ़िया। दोनों के गुण भी लगभग आपको पता ही होंगे कि ऑनलाइन उनके लिए बढ़िया जिनके पास घर से दूर है कोचिंग, अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, अप्रूवल नहीं मिलती है, सुसाध्य नहीं है, मतलब टाइम बहुत लगता है, इतना टाइम नहीं है। ऑफलाइन उनके लिए बेस्ट है। ऑफलाइन के फायदे बताऊं तो, जिनके पास समय बहुत है, बेस नहीं है, स्टडी हैबिट्स नहीं है, अब तो कुछ आया ही नहीं है, उनको लगभग एक बार तो जीवन में रिकमेंडेशन है, एक बार ऑफलाइन कोचिंग कर लेनी चाहिए। सर भी कहते हैं, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं एक बार ऑफलाइन कोचिंग कर लेनी चाहिए। पर जिन्होंने बढ़िया पढ़ाई कर रखी है, ऑनलाइन की बता रहा हूँ आपको, ऑनलाइन उनके लिए बढ़िया है जिन्होंने लगभग नोट्स कंप्लीट है, जिनके बेस कंप्लीट है। किसी भर्ती के लिए कुछ ऐड करना है 10 से 20%, वो ऑनलाइन लीजिए, अपने नोट्स बनाई, आगे बढ़ती है। ऑफलाइन आपके पास बहुत सारा समय है, आपको स्टडी हैबिट्स बनानी है। ऑफलाइन का मोस्ट गुण यही तो होता है, ये आपको बांध देता है समय में बंध जाते हैं। आपको एक साइकिल रिपीट करना ही पड़ता है फिर, कि 5 से 6 घंटे कोचिंग के और फिर पढ़ना। कुछ भी हो जाए, भले आपकी कैसी भी कंडीशन हो, ये आपको डिसिप्लिन में रखने की जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग आलसी होता, ये उसे आलसी होने नहीं देता। इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको नियमितता बनानी पड़ेगी। सभी चीजें आप पर निर्भर करती है। और अमूमन एक व्यक्ति खुद नहीं पढ़ना चाहता, उसका माइंडसेट यही होता है जितना उसे कम पढ़ सकूं। ऑफलाइन वैसे फायदेमंद, मोटिवेशन आपको डेली मिलता है, शंकाएं आपकी डेली दूर हो जाती है, कितना पढ़ना है वो आपको डेली मिलता है उसमें। ऑनलाइन तब सक्सेसफुल है जैसा जब उसे आप ऑफलाइन की तरह ले। ऑफलाइन की तरह कैसे ले सकते हैं? जैसा पहली बात, ऑनलाइन सारी क्लासें एक साथ ना ले। आपको लगता है कि सभी क्लासें मैं एक साथ ले लूंगा, नोट्स को फिर रिवीजन कर लूंगा, होता ही नहीं। ऑनलाइन सारी क्लासें लेने में मुझे 3-4 महीने लग जाते हैं। सिर्फ क्लासें लेना बोरिंग भी होता है, वो इतनी जल्दी ले नहीं पाता, नियमितता होती कम हो जाती है, स्टडी आवर्स कम हो जाते हैं, भटकाव हो जाता है उसके साथ। फोन यूज क्लासों के लिए लेके आए थे, यूज किसी और चीज के लिए कर रहे थे, भटकाव हो जाता। तो ऐसा नहीं करना, आपको नियमितता रखनी है कि इस समय पीरियड में इतनी मैं क्लासें लूंगा। जैसे दिन में 3 टाइम पीरियड होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। 6 से 12, 12 से 6, 6 से 12। अब मान लिया आपने आफ्टरनून पकड़ लिया कि आफ्टरनून में मैं 4 से 5 क्लासें लूंगा। 6 से 7 घंटे का पीरियड है,
उसमें 4 से 5 क्लासें मैं लूँगा। अब इनमें आपने क्लास ले ली, इनमें उन क्लासों का वो रिवीजन कर लिया, हाथों हाथ रिवीजन हो जाता है। अगली सुबह उनका फिर से रिवीजन प्लस 4-5 क्लासों का रिवीजन 2 से 3 घंटे में हो जाता है। अदर टाइम में उससे पिछला वाला रिवीजन साथ लेके चलो, रिवीजन करते रहो, साथ ले लो, रिवीजन करते रहो। फिर यहाँ रिवाइज करोगे तो फिर 2-3 घंटे नहीं लगेंगे, 1 से 1.5 घंटा ही लगेगा। फिर 1 से 1.5 घंटा यहाँ दे दिया, उससे पिछले वाले को रिवीजन करते रहो। ये सर्कल ऐसे चलता रहेगा। ये सर्कल ऐसे चलता है तो यही ऑफलाइन कोचिंग है। ऑफलाइन कोचिंग आपकी यही हैबिट्स बनाती है। डेली में फिक्स क्लासें, फिक्स रिवीजन, हैबिट्स बनती जाती है। आप ऐसे करें तो आपका ऑनलाइन भी सफल है। ऑनलाइन सबकी पहुंच हो नहीं पाती है। ऑनलाइन लेना किसी की मजबूरी भी यही होती है। ऑनलाइन लेना आज से 4-5 साल पहले कहाँ थी ऑनलाइन कोचिंग? तो बच्चे लेते ही नहीं थे, पढ़ते ही नहीं थे, उनके पास रिसोर्स ही नहीं थे, उपलब्धता नहीं थी। ऑनलाइन कोचिंग है, आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया है। डेली क्लासें लीजिए, उनका रिवीजन कीजिए। बाकी मैं ऑफलाइन कोचिंग रिकमेंड करता हूँ नए बच्चे को, क्योंकि मेरी इतनी स्टडी हैबिट्स बढ़िया नहीं थी, ऑफलाइन कोचिंग के कारण बनी। नए बच्चे में इतना डिसिप्लिन भी नहीं होता, वो ऑफलाइन कोचिंग बनाने में मदद करती है। ये आप पे निर्णय है, आपका निर्णय, आपको क्या सूटेबल है, आपका डिसिप्लिन कितना है, आपकी क्या परिस्थितियां हैं। अगला प्रश्न, प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूँ किसी जर्नी में। आपको कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है, वो सब आपको पीवाईक्यू बताते हैं। आप अपनी एग्जाम के प्रति हो रहे पीवाईक्यू को तो आपको जरूर देखना है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ सारे पीवाईक्यू देखो, जितना आपसे सब्जेक्ट से रिलेट है, थोड़ा अदर भी होता है तो उसे भी देखो। मेरे पास सारे पीवाईक्यू थे, टोटल सब्जेक्ट। सिर्फ छोटे मोटे सामाजिक के टॉपिक्स के लिए भी मेरे पास उस पूरे सब्जेक्ट की पीवाईक्यू थी। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, वो सभी पीवाईक्यू बताते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बन रही है वो आपको पीवाईक्यू बताते हैं। अप्रोच क्या रखनी है वो आपको पीवाईक्यू बताते हैं। पीवाईक्यू से एक बच्चे को पता लग रहा है कि क्या एग्जामिनर पूछना चाहता है, एग्जामिनर कहाँ तक पूछता है, वो सब उसे पीवाईक्यू बताते हैं। अपने कंटेंट पे भरोसा उसे पीवाईक्यू देखने के बाद होता है। कंटेंट से कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो पीवाईक्यू के बाद होता है। पीवाईक्यू आप लाइए, बेस बन गया, रिवीजन करना है, किसी टॉपिक का रिवीजन करना है, पढ़ लिया, उसके बाद पीवाईक्यू पढ़ लीजिए। जैसे आपका एक टॉपिक लिया कोई भी, उस टॉपिक का आपने रिवीजन कर लिया 2 से 3 घंटे में। मैं जनरली ये रिकमेंडेशन देता हूँ कि उसका हाथों हाथ या अगले दिन जल्दी से 1 से 1.5 घंटे में फिर रिवीजन कर लीजिए। उल्टा करिए, सीधा करिए, जल्दी से एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए, फिर उसके पीवाईक्यू देख लीजिए। मार्केट में बहुत सारी गाइड्स आती है, कोई भी आप एक ले आओ और उनका रिवीजन कर लो, पीवाईक्यू का देख लो एक बार बढ़िया से। कोई नया फैक्ट है जो आपके कंटेंट में ऐड नहीं है, कुछ अलग लग रहा है, कुछ अलग जानकारी मिली, कुछ पैटर्न मिला, उसे अपने कंटेंट में ऐड कर लो और फिर अगले दिन या 1-2 दिन बाद उसका फिर पूरा रिवीजन कर लो, फिर 2-3 घंटे बाद। अब वो आपने 1 से 2 दिन में उस टॉपिक का 3 से 4 बार रिवीजन हो गया। एक बार ये और फिर 4 बार रिवीजन आपको 2 से 3 महीने उस टॉपिक को बढ़िया से दिमाग में याद रखने में मदद करता है। मैंने कुछ हार्ड टॉपिक्स के लिए पैटर्न आजमाया था और रिकमेंडेशन मैं सबके लिए कहता हूँ, आप ऐसे पढ़िए, जनरली आपको फायदा ही होता है। क्योंकि 4 बार जल्दी से एक टॉपिक का रिवीजन हो जाता है, आपने वहां के प्रश्न भी देख लिया, फिर आपको प्रश्न याद होता है किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, वो क्या पूछना चाहता है। कोई एक ऐसा होता ही एक टॉपिक के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे सारे ज्यादा बार वही क्वेश्चन बनता है। 1 साल में 1 से 2 क्वेश्चन तो वहीं से बन जाते हैं, वो पीवाईक्यू आपको मदद करते हैं। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस सेट पर। प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, उपयोगिता इनकी भी बहुत है, पर इनकी लास्ट में आती है उपयोगिता। ये पीवाईक्यू देख लिया आपने, बेस पूरा पढ़ लिया, रिवीजन लगभग हो चुका है, अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम कैसे देना है वो देखना, तब प्रैक्टिस सेट काम आता है। पढ़ रहा हूं, उसकी उपयोगिता कितनी है, प्रैक्टिस सेट काम आता है। क्या पढ़ा हुआ साकार है, प्रैक्टिस सेट।
प्रैक्टिस सेट आपको ये सब बता देंगे कि आप पढ़ रहे हो, आपके कंटेंट्स मान लो इतने सवाल आ रहे हैं 130 के करीब, आप कितने सही कर रहे हो उनमें। अगर आप 120 115 के करीब कर रहे हो तो सही है, आपका पढ़ा हुआ बढ़िया। आप उनमें 60 ही कर रहे हो, भले ही आपके 150 में इतने ही आ रहे, तो आपने 60 ही अटेंड किए, तो फिर आपके कहाँ कमी रहेगी? आपके पढ़ने में कोई गलती, आपके पैटर्न में कोई गलती, वो आपको प्रैक्टिस सेट बताएंगे। टाइम मैनेजमेंट हो नहीं रहा, वो प्रैक्टिस सेट बताएंगे। ओएमआर कैसे भरनी है, कहाँ गोले भरने में कहाँ गलती होती है, 1 2 3 4 ऐसे साथ में गोले भरे, एक एक करके गोले भरे, वो प्रैक्टिस सेट आपको अपने हिसाब से बताती है। हर जिसका अलग तरीका होता है, हर जिसकी अप्रोच अलग होती है, सब एक समान नहीं होते। प्रैक्टिस सेट उनके लिए। पीवाईक्यू लगभग सबको एक समान गुण देते हैं, अप्रोच देते हैं। प्रैक्टिस सेट हर व्यक्ति में जो अलग गुण होते हैं, व्यक्तिगतता, वो बताने में मदद कौन करती है? प्रैक्टिस सेट्स। प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए। जब आपको लगे अब मेरा बेस बन चुका है, रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और तैयारी जारी रखिए। हाँ, तो अध्यापक भर्ती, अन्य भर्ती, क्योंकि भर्ती का पीरियड बहुत लंबा होता है, 1 से 1.5 साल का पीरियड होता है, उसके बीच में आपको अन्य भर्तियां देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए जरूर, पर कब? आपको तैयारी अपनी भर्ती के प्रति सीरियस आनी है। आप अपनी भर्ती के प्रति सीरियस रह के डिसिप्लिन के साथ तैयारी करते हैं तो बाकी भर्ती आपके लिए हार्ड नहीं होती। मैंने 2 भर्तियां दी बीच में, 3rd ग्रेड के अलावा, सितंबर 2025 में, एक पुलिस कांस्टेबल और एक 4th ग्रेड। 4th ग्रेड तो हालांकि ऐतिहासिक भर्ती थी, बड़े बड़े लोगों ने इसमें भरा था फॉर्म, एक बार तो लगा, आधे राजस्थान को लगा कि वो सिलेक्ट हो ही जाएगा। इतनी बड़ी भर्ती में हम कैसे चूकते? हमने भी फॉर्म लगाया था, पुलिस कांस्टेबल में भी लगाया था। डर होता है मन में कि बेरोजगार न रह जाए, पद कम आए, क्या पता उस टाइम लग साथ दे न दे, इसीलिए जरूर लगा था। इसकी तो प्रिपरेशन खास नहीं थी, फिर भी इसमें 114 मार्क्स आ गए थे, क्योंकि इस भर्ती के प्रति हम सीरियस थे, एक भर्ती के प्रति हम सीरियस थे। 114 मार्क्स थे, बीकानेर जिला था मेरा, फर्स्ट शिफ्ट थी और मेरे हिसाब से बीकानेर के मार्क्स मेरे साथ 100 के करीब गई थी। मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए नहीं गया इसमें, क्योंकि उसके 7 दिन बाद ही 4th ग्रेड हो गया था। 4th ग्रेड में अंतरराष्ट्रीय करंट को छोड़ के 5 सवाल आते हैं उसके, बाकी लगभग सिलेबस मैच करता है, कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है, मेरे हिसाब से 90% सिलेबस तो मैच करता है 3rd ग्रेड से। उसके अलावा हिंदी के कुछ टॉपिक मैंने लास्ट 10 दिन मैंने और राकेश ने कवर करने की कोशिश की थी, डर ना रहे, क्या पता पक्ष में रहे ना रहे, इसीलिए हिंदी, सिर्फ एक हिंदी, क्योंकि वो पढ़ी जा सकती है, सिंपल है, रिलेट भी करती है, मेरी थोड़ी कमजोर भी है हिंदी, इस कारण हिंदी को थोड़ा कवर करने की कोशिश की थी लास्ट 10 दिन में। 4th ग्रेड देने के बाद मैंने 116 क्वेश्चन अटेंड किए थे, अंतरराष्ट्रीय करंट पूरे छोड़ दिए, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो भी था एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था, उसमें शायद 114 सही हो गए थे। एक शायद जनसंख्या का और एक कंप्यूटर का क्वेश्चन गलत हुआ, पर स्पेसिफिक मेरी इसके प्रति तैयारी नहीं थी, नहीं उस टाइम मैंने इसकी कोई टेस्ट सीरीज ले रखी थी, क्योंकि मैं इसके प्रति सीरियस था, इसीलिए मैंने इन दोनों भर्तियों को भी क्रैक कर ली। कंटेंट कम भी मैच हो तो भी अगर आपकी अप्रोच और अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाती है तो आप कंपटीशन पार कर सकते हैं। आरपीएससी और आरएसएसबी का थोड़ा अलग रहता है, आरएसएसबी की लगभग सारी भर्तियां एक जैसी होती है। अगर आप एक भर्ती अच्छे से क्रैक कर लेती है, किसी सर ने बहुत बढ़िया कहा था कि आपको पहली भर्ती क्रैक करने में सबसे ज्यादा मुश्किल आती है, एक बार इसे क्रैक कर लिया तो आपको तरीका पता लग जाता है। तरीका यही होता है आपकी अप्रोच कैसे क्वेश्चन के प्रति, अप्रोच डेली प्रैक्टिस से, पीवाईक्यू देखने से, प्रैक्टिस सेट देने से, 1-1.5 साल की बढ़िया जर्नी रखने से होता है। तो भर्ती आपको देनी चाहिए, भर्तियां देनी चाहिए, तैयारी में ज़्यादा डिफरेंस मत रखिए। हाँ, आप तैयारी में कब थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, जब आपकी भर्ती नज़दीक ना हो, 1-1.5 साल का टाइम हो आपके पास, आप फ्री हो, आपको लगता है कि मैं 10-20% सिलेबस ऐड कर लूँगा, या 2 महीने 2 से 3 महीने देकर 10 से 20% सिलेबस ऐड करके मैं इस भर्ती को क्रैक कर सकता हूँ, सिलेक्शन हो सकता है, ज़रूरत है तो आप दीजिए। 2-3 महीने ज़्यादा टाइम नहीं तो 1-1.5 साल भर्ती है, दूर होती है। 10-20% सिलेबस ऐड कीजिए, बेस में थोड़ा और हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भर्ती निकल सकती है तो बड़ी। वरना मैं यही सलाह देता हूँ, एक भर्ती पर रही। अध्यापक भर्ती वो भर्ती जिसका सिलेबस लगभग सारी भर्तियों से मैच करता है, थोड़ा बहुत 60% को मैच करता ही है, बड़ा सिलेबस है इसका, आप इस पे रहेंगे तो बाकी भर्तियां भी आपके लिए इतनी हार्ड नहीं रहेगी।
बहुत से सिलेक्ट होते हैं। बाकी भर्तियों में अध्यापक भर्ती के 4th ग्रेड में लगभग सिलेक्ट हो गए थे। जो अध्यापक में सिलेक्ट हुआ लगभग 70% तो 4th ग्रेड में सिलेक्ट हो ही गए थे। सिलेबस मैच कर रहा था। पुलिस कांस्टेबल में भी बहुत सिलेक्ट हो गए थे। अगला क्वेश्चन, किस कंटेंट पे, देखो कंटेंट पूर्ण होगा या नहीं, 100% की कोई गारंटी नहीं, गारंटी होती ही नहीं है। 100% सिलेबस पहले की कभी भर्ती में सोचा जा सकता था जब 90% आ जाता था। आरएसएसबी की भर्तियों में 90% क्वेश्चन कंटेंट से आ जाते थे, अब नहीं आते। आरपीएससी में तो बिल्कुल नहीं। आरपीएससी में 60% 70% आ जाए बहुत है। 70% हद पार करके आते हैं, सभी को मिला ले टेस्ट पेपर्स को, तब जाके 70% मिलता है। बाकी 90% तो अब बिल्कुल होता ही नहीं। 100% तो क्या ही होगा। 100% कभी नहीं हो सकता, पर्याप्त हो सकता है। 100% और पर्याप्त में अंतर है। पर्याप्त आपको कंपटीशन को क्रैक करने के लिए कितना चाहिए? मेरा मानना है कि अगर आप किसी कंटेंट से 80% क्वेश्चन आ रहे हैं हाल फिलहाल की भर्ती में, तो बहुत पर्याप्त है। 80% क्वेश्चन मैच भी हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग से निकल रहे, 80% क्वेश्चन आ रहे हैं तो पर्याप्त है। मैंने 80% के करीब मेरे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं और मेरी फर्स्ट रैंक है। जिस बच्चे ने 80% ही नहीं 64-65% तक करके आया है 100 में से, मतलब 80% कंटेंट मिला उसे, उसका 80% वो सही करके आ गया। अपने नोट्स का जो उसने एक लिमिटेड रखा, उसका भी वो 80% सही करके आ गया, वो सिलेक्शन ले गया। 80 का 80 64, मेरिट इतनी कम ही गई। पहले 90% आता था सिलेबस, उसका भी लगभग 80 to 85% करना पड़ता था। मेरिट पटवारी की और वीडियो की गई थी 75 to 80%। एक बार तो मैंने और राकेश ने भी सोच लिया था कि हमारी भर्ती की मेरिट 120 पार करेगी। हालांकि 120 पार करने जैसा पेपर था नहीं, पर सोच के बैठे थे इतना बुरा होगा तो भी प्रिपरेशन रखनी है। तो पूर्ण नहीं होता है कंटेंट, पर्याप्त आपको मिल जाता है। आपके पास जो एक कंटेंट आपको सही रखिए, आप कंटेंट से भटकाओ मत कीजिए, अपने कंटेंट पर भरोसा रखिए। भरोसा सबसे बड़ी चीज है। जब आपको अपने कंटेंट पे भरोसा नहीं तो आप पेपर देने जाओगे, उसका क्या भरोसा होगा? आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जब आपने इतना टाइम उस अपनी एक कंटेंट, अपनी एक किताब ज्यादा नहीं, सिर्फ एक, ज्यादा से ज्यादा एक किताब प्लस एडिशनल कुछ नोट्स टाइप, उन्हें रखिए और उन्हें ही पढ़िए, बढ़िया पढ़िए, 10 से 15 बार प्लस पढ़िए, ऐड कीजिए, उन्हें नींव की तरह रखिए, बेस की तरह, जिन्हें सब भी कहते हैं बेस रखिए, उन्हें बदलाव मत कीजिए। लास्ट टाइम में तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको कुछ ऐसी मिल भी जाती है किताब जो आपको लगता नहीं बहुत बढ़िया है, बड़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, बेस में उसे पढ़ लीजिए और ऐड कर लीजिए। मनोरंजन की किताब कैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ के ऐड कर लीजिए। अगर आप पूरा बेस ही चेंज करोगे, पूरी नींव चेंज करोगे, तो ऊपर वाला मकान तो गिरेगा, नया बनाने में फिर टाइम और लगेगा। तो एक रखिए किताब जनरल। मुझसे बहुत सारा पूछा कि आपके पास क्या कंटेंट था? जनरल कंटेंट था, जो सक्सेस के नोट्स थे वही थे, और कुछ मैंने उनमें कुछ ऐड कर दिया, और टेस्ट से, पीवाईक्यू से, कुछ अलग ऐसे कोई छोटी मोटी बुक से ऐड कर लिया तो भले किया, चेंज नहीं किया। अभी तक 90% तो 90 से 95% मेरा और मेरे पास बैठे हुए लड़के का सेम ही, कुछ फर्क ही नहीं। आपकी अप्रोच अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, कंटेंट सबके पास सेम होता है। एक कंटेंट रखिए, उसे बढ़िया पढ़िए, भटकाव मत कीजिए। आप 1 से 1.5 साल उसे बढ़िया पढ़ते हैं, तैयारी से 1 से 2 महीने पहले उसे चेंज कर लेते, फिर आपकी कहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी बिगड़ जाएगी। कंटेंट को इतना बढ़िया पढ़िए कि जब कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता हो किस पेज के कहाँ से आया है वो क्वेश्चन, आपको लाइन दिखने लग जाए, इतना बढ़िया पढ़ लीजिए, फिर आपको वो गलत हो ही नहीं सकता, वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। जो अमूमन बच्चे 1 से 1.5 साल कंटेंट चेंज नहीं करते, वो सिलेक्शन भी ले जाते हैं और उनको ये भी पता होता है वो क्वेश्चन कहाँ से है। अब कंटेंट चेंज मत कीजिए। 1 से 1.5 साल दे दिया तो फिर कर लीजिए इनके सरी, क्या फर्क पड़ता है? फिर क्यों झचकना कि मैं आगे नहीं, अगली पंक्ति में, बीच में होगा? क्यों? होगा जो देखा जाएगा। इतना भरोसा कर लिया, आगे 1-2 महीने और भरोसा करके भर्ती दे दीजिए, और लगभग एक कंटेंट रखने का आपको फायदा होगा। मैंने फायदा होते देखा है। सिंसियर बच्चे होते हैं, लाइब्रेरी में साथ पढ़ते थे मेरे, एक कंटेंट रखते थे, सरस लेकर चले गए। जिनके पास इतना सारा किताबें पढ़ी थी उनका भी नहीं हुआ कि नहीं भटकाव हो जाता है। तो कंटेंट एक रखिए। तो अब आगे चलते हैं। आपने इंटरव्यू के दौरान बताया था केवल
सक्सेस पॉइंट बाड़मेर का कंटेंट ही पढ़ा था, और सक्सेस पॉइंट बाड़मेर का कंटेंट इतना भरोसेमंद क्यों है? जी ये सही है, मैंने पढ़ा सिर्फ सक्सेस पॉइंट का कंटेंट ही था, क्योंकि सर पे मुझे भरोसा था। जब मैं कोचिंग आया तब सिर्फ गणपत जी को इस टाइम इतना नहीं जानता, बस नाम सुना था, चेहरे से मैं किसी को नहीं जानता था। फिर धीरे धीरे सर से जुड़ा हुआ, कोचिंग से जुड़ा हुआ, भरोसा बन गया मेरा कि जो होगा मेरे यहीं से पार हो जाए, मुझे और कुछ इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सर से जुड़े, नोट्स बने, नोट्स को प्रैक्टिकल किया, आने वाले प्रश्नों को पेपर मिलाए, तो वहां से लगभग क्वेश्चन मिल रहे थे। 10 हो तो उससे 5 से 6 क्वेश्चन तो मिल ही रहे थे। तो कंटेंट पे भरोसा हो ही जाता है। अगर आपका भी कंटेंट है, आप भी उसे देखते हो, अगर आपको उससे अच्छे खासे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपका कंटेंट सही है। वरना आपने बहुत सारे जमा कर लिया फिर भी आपको नहीं मिल रहे, या आपने क्वेश्चनों के लिए, मतलब आपने 10 में से 10 क्वेश्चन के लिए मार्केट की थी जितनी सारी किताबें इकट्ठा कर ली, तो आपके काम नहीं आएंगे। उसमें क्वेश्चन सारे आ जाएंगे आपके, ऐसा कुछ नहीं, तो आप इतना पढ़ नहीं पाओगे कि आप उन क्वेश्चन उन 10 के चक्कर में आप 2-3 भी नहीं कर पाते। 2-3 का मतलब 60 to 70%। क्योंकि सब कुछ के पीछे भागना मूर्खता होती है। सब कुछ नहीं लेना, हमें जितनी जरूरत हो उतना। सब कुछ का लालच करना ही क्यों? जरूरत जितनी सिलेक्शन हो रहा है तो सब कुछ का क्यों करना? इस हिसाब से मैंने सक्सेस का ही कंटेंट पढ़ा था। ये मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ, इंटरव्यू में भी यही बता चुका हूँ, और कुछ जुड़ा था नहीं, यही था, और अभी मुझे इस पर भरोसा है। भरोसेमंद क्यों? भरोसेमंद उस टाइम तो इतनी नॉलेज थी नहीं कि पुस्तकों पर आधारित है कि नहीं, बाद में दिखा लगा पुस्तकों पर आधारित है। मूल किताबों का समझ, मूल किताब यही होती है एनसीईआरटी, आरएसएस, आरबीएससी, जो भी राजस्थान अध्ययन, जो भी राजस्थान अध्ययन की किताब है उनसे लाइनें मैच हो रही थी। लाइनें मैच मतलब लैंग्वेज मैच हो रही थी। इस कारण मुझे सही लगा उस टाइम पढ़ने के बाद। फिर आप भी हो ना, आपको देखना हो ना अपना कंटेंट, तो ये देखना कि आपने उसे इतना शॉर्ट तो नहीं कर लिया कि फिर आप वो एकदम वन लाइनर बन गया। वन लाइनर कंटेंट का यही नुकसान होता है कि फिर उसका हूबहू एग्जाम में नहीं आता। फिर बच्चा एक बार कंफ्यूज हो जाता है, उसके सिर्फ इतना लिखा हुआ होता है, सभ्यता, जैसे कालीबंगा हो गई, हनुमानगढ़, खत्म। फिर सवाल आ जाता है हनुमानगढ़ की इस तरफ है, उस तरफ है, उत्तर दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम है, ऐसा सवाल आता है। फिर अचानक कंफ्यूज हो जाता है। उसका वन लाइनर से अलग उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, एकदम रटने के टाइप किया होता है। रटना नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी। लाइन है, इसीलिए अब जो एग्जाम पैटर्न आ रहा है वो वन लाइनर की तुलना में वो लाइंस के साथ जो बड़े नोट्स होते हैं ना उनको प्रेफर कर रहा है, कि बात उतनी है, बस वो लाइनों के साथ है। आपकी समझ बन गई, एक बार आपकी समझ बन गई फिर आप उन्हें वन लाइनर कर सकते हो। हमने शुरुआत में ही वन लाइनर ले ली एकदम वैसे ही, ये फैक्ट ये फैक्ट ये, तो पहले काम आ जाता, अब नहीं आता। और बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस ऐसे होता है कोई कंटेंट कि आप चाहे तो शॉर्ट कर लो, एकदम बेसिक रख लो, और पूरा पढ़ो तो एडवांस के लिए, उससे बेसिक। मुझे इनका कंटेंट बहुत पसंद था, मुझे अभी भी पसंद है, मैं अभी भी यूज करता हूँ उस कंटेंट को। सटीक है, परीक्षा केंद्रित है, बढ़िया कंटेंट है। सर का बड़ा योगदान है इस कंटेंट को बनाने में, टीम ने बहुत मेहनत की है। और मूल किताबें, राजस्थान अध्ययन की मूल किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब जो कंटेंट बनते हैं, जो किताबें बनती है, वो इनके इर्द गिर्द बनती है, और जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी इनके इर्द गिर्द बनते हैं, अलग से नहीं बनते। जिनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट 9th और 10th वाले मेरा किस्सा हुआ था एक, कि एक दिन बचा था एग्जाम से, लास्ट दिन, शायद 17 को पेपर था, कब था, हाँ 17 को शायद पेपर था। मैं 15 शाम को गया था, 16 सुबह गया था, तब इसे साथ लेके गया था, सोचा उस दिन पढ़ लूंगा, काम आ जाए। पर हुआ ये कि दोपहर तक पढ़ रहा था मैं, इसके पीछे वाले पार्ट पढ़ रहा था, शायद लास्ट है, सेकंड लास्ट पार्ट है, जिलों से संबंधित, हर जिले की विशेषताएं, उल्टे क्रम से पढ़ रहा था। और शाम को रिजल्ट आ गया 4th ग्रेड। 4th ग्रेड के रिजल्ट में वो चैप्टर मेरे लास्ट के कुछ पन्ने पढ़ने, मतलब शुरुआत के कुछ पन्ने पढ़ रहे थे, उल्टे क्रम से पढ़ते थे, उसमें 12 जिला तक मैं नहीं पहुंच पाया।
शायद जयपुर तक पहुंचा था, कहीं बहुत 12 तक नहीं पहुंचा। अगले दिन 12 का क्वेश्चन आ गया, 12 का भंडदेवरा मंदिर वाला क्वेश्चन आया था, कितने किलोमीटर दूर है और परम नदी किनारे। मैं वो गलत करके आया। उसके बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इसे पूरा पढ़ लेते तो ज्यादा सही रहता। लेकिन फर्स्ट रैंक लगी, फिर अफसोस तो भी मन में रहता। एक इसका था और एक जनसंख्या का था। ठीक है, अब उतना नहीं, पर रिजल्ट आने से पहले था। रिजल्ट आने से पहले लगता था कोई आगे निकलेगा तो इन्हीं दोनों क्वेश्चनों के कारण, एक इसके कारण और एक जनसंख्या वाला क्वेश्चन था, जनसंख्या ज्यादा कहाँ है उस क्रम वाले जिलों में, वो गलत हो गया। तो आप इन दोनों को जरूर पढ़े। इनका फिर भी क्वेश्चन आने के चांस कम है, पर इनके आते ही है। इन दोनों से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पढ़ने की इच्छा ना हो तो वैसे सर ने कराई है, सुरेश जी सर ने इनके कराए है, यूट्यूब पे मैराथन टाइप कराए, वीडियो कराए, जिनमें 1 लाइन एकदम लाइन टू लाइन कराए। इसके साथ 12 घंटा ड्यूरेशन है, इसके साथ 6 से 7 घंटे ड्यूरेशन। आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको एक एक किताब पढ़ने की इच्छा ना हो। कब देखें? या तो शुरुआत में देख ले जब बेस बन रहा है, या बेस बन गया आपका, अच्छा से रिविजन हो गया, उसके बाद देख लेंगे। देखकर संतुष्ट कर ले कि आप नोट से कितना मिलान हो रहा है, क्या सारी चीजें इंक्लूड है, इंक्लूड नहीं है तो क्या नहीं है और क्या एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकता हूँ। अगर आपके नोट्स से भी बढ़िया बने हैं तो आप इनसे लेकर उनमें कुछ चीजें लिख लीजिए, और इनकी सारी चीजें समावेश है तो बढ़िया है, कभी जनरल स्टडी में आपके लिए काम ही आएगी। आप इन्हें पढ़ सकते हैं या यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। एक लास्ट बात जो ये है कि जब आप तैयारी कर रहे हो, हाल फिलहाल के जो पेपर्स हो रहे हैं उन्हें आप जरूर देखें। पेपर्स आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। ये ज़्यादा तो कोई क्वेश्चन आया नहीं, पर स्ट्रेटजी का एक ये भी रहता है, पेपर्स पीवाई आपकी मदद करते हैं, पर पीवाई क्यों पुराने हो जाते हैं। वो आपको कौन सा क्वेश्चन हाईलाइटेड उसमें, हाल फिलहाल जो क्या थोड़ा बहुत चेंज होता है वो हाल फिलहाल के पेपर से आपको बताते हैं। पीवाई के आने में 1 से 1.5 साल लग जाता है। ये आपको हाल फिलहाल के, जैसे मैंने और राकेश ने की थी 2025 था, उसके सारे पेपर्स मिला लिए थे। सेकंड ग्रेड के हो, कोई भी पेपर हुआ हो, फर्स्ट ग्रेड के कुछ हुए थे शायद, और जमादार की भर्ती का हुआ था, वाहन चालक का हुआ था, परिचालक का हुआ था। उसमें जमादार का जब हमने पेपर मिलाया था और परिचालन वाले पेपर में थोड़ा, परिचालन में तो कम, पर जमादार में ये लग रहा था पेपर लेंथी हो सकता है। उसमें क्वेश्चन आए थे बड़े, सेम 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन था, बस उसके ऑप्शन लंबे थे। इनमें से एक को छांटना था, और छांटने के बाद यहाँ दिए इनमें से एक विकल्प चुनिए, 1 2 3 4। सेम पटवारी वीडियो में क्वेश्चन 1 2 3 4। अब इसमें और इसमें क्वेश्चन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं था, नॉलेज सेम जांच जाए, टाइम का था, टाइम कैसे मैनेजमेंट हो रहा है। एक बार के लिए लगा कि पेपर लेंथ ही आ गया तो क्या करेंगे, वो यहाँ से थॉट आ गया था। उसके बाद जब पेपर लेंथ ही आया तो मदद मिल गई। आपको हो रहे पेपर जरूर मिलाने, मैं और राकेश भी मिलाते थे, ज्यादातर लड़के मिलाते, आपको भी मिलाने। उनसे आपको मदद ये मिल जाएगी, अपने कंटेंट पे भरोसा बढ़ जाएगा आपका। अगर आप उन्हें सॉल्व कर रहा है तो कॉन्फिडेंस भी आएगा आप में, और अनुमान रहेगा क्या हो सकता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। जब आप एक पेपर देखते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 20 ही आ रहे, तो एक बार आप उदास वाली हो जाएगा, फिर भी आप फिर उतना कभी उदास नहीं हो पाओगे आगे पेपर में आपको इससे तो ज्यादा ही आएंगे। अचानक से आप एक रैंडम पेपर देखते हो ना, वो आपको मदद करता है थोड़ी कंटेंट को, चीजों को समझने में। तो पेपर जरूर देखें, हाल फिलहाल हो रहे पेपर्स देखना इंपॉर्टेंट है। और कोई अगर आपका प्रश्न हो या आपको लग रहा हो, डाउट वगैरह हो, तो हम फिर मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। और अभी तक के लिए इतना ही। मुझे आशा है मैंने जितना हो सके उतना आपको बता दिया कंपटीशन के बारे में, जितना मुझे पता था और जो आपके प्रश्न थे। और फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आगे देखें। धन्यवाद।